वेलकम टू वी टॉक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मुल्क के सियासी सूरत हाल के हवाले से, जो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल है, अब से कुछ देर बाद गालिबन तकरीबन 10 बजे के करीब वो वक्त है जब अगर गवर्नर पंजाब की तरफ से जो समरी अरसाल की गई गवर्नर पंजाब को, वो अगर समरी गवर्नर साहब आगे नहीं फॉरवर्ड करते प्राइम मिनिस्टर साहब को टू अपॉइंट और टू नेम एनी सीएम नेम, तो वो ऑटोमेटिकली वो ड्यू हो जाएगी और कोई नाम भी फाइनल करना लाजिम ठहरेगा। इसके साथ साथ केपी की जो गवर्नमेंट है, केपी के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनकी तरफ से भी जो आज का दिन दिया गया कि वो असेंबली रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे लाइक पंजाब, वो वक्त भी जो है एग्जीक्यूशन के करीब करीब आ रहा है। फिर दीगर मामलात भी हैं जिसमें पंजाब असेंबली और केपी असेंबली के अलावा जो नेशनल असेंबली है उसके हवाले से भी जो मामलात पीटीआई के लीडरशिप ने जिस तरह अब अपना एक पूरा गेम जो है जिसको वो डेवलप कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हैं टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट, पीडीएम्स गवर्नमेंट, कि वो इस वक्त जो नेशनल असेंबली है उसके अंदर भी वो वापस जाने का उन्होंने इशारा दिया है। इमरान खान साहब की तरफ से भी जो है वो मुख्तलिफ मौक़ों पर रिसेंटली जो वापसी का जो है एक इशारा दिया जा रहा है कि वो असेंबलीज़ की तरफ, नेशनल असेंबली की तरफ वापस जाएंगे। वहाँ पे एक अदम एतमाद की जो तहरीक है या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की अगर हम बात कर लें तो वो उस मामले के ऊपर लेकर वो पीएम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ ये मामला भी आगे इससे फर्दर जब हम थोड़ा सा और आगे यानी कि मार्च की जो उन्होंने एक खान साहब ने अपने एक माइंड में एक स्केच बिल्ड किया कि वो जो जनरल इलेक्शंस हैं वो मार्च अप्रैल में होने उनकी नज़र में जो है वो पॉसिबल हैं। अब ये क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो खान साहब को ये कंसिडर करने पे या ये बयानात देने पे उनको आमादा किया गया या वो आमादा हुए कि मुस्तकबिल के इतने करीब, मुस्तकबिल में यानी कि मुस्तकबिल करीब की अगर हम बात करें तो चंद माह यानी कि दिसंबर जनवरी के बाद फरवरी और मार्च तकरीबन 2 या 2.5 माह के अरसे में कैसे पॉसिबल है पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस की का इनकाद किया जाना, जबकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी जो बयानात हैं वो हमारे सामने हैं। फिर अभी गुज़िश्ता रोज़ जो बल्दियाती इलेक्शन हुए सिंध में और उस हवाले से जो रिज़ल्ट्स हमारे सामने आए, फिर हमें जो इलेक्शन कमिश्नर सिंध की जानिब से जो डिले इन रिज़ल्ट्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई, जो आरटीएस के ना होने की वजह से उन्होंने उस डिले को जो है उसका कसूरवार आरटीएस का ना होना ठहराया। अब ये तमाम तर मामलात वो मामलात हैं जो जिनके तनाजुर में हम ये सोचने पे और ये बात करने पे इस वक्त आमादा हुए कि हम इस प्रोग्राम को इस हवाले से इसको ज़ेर बहस लाएं, इस टॉपिक को, कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पंजाब देन केपी और उसके बाद जनरल असेंबली है कि मुल्क में मुल्क गिर जो जनरल इलेक्शंस हैं उनका इनकाद किस हद तक पॉसिबल है। ये आज का इस टॉपिक है हमारे इस प्रोग्राम का, और हम कोशिश करेंगे कि दीगर मामलात पे भी नज़र दौड़ाई जाए। जो गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम कुछ ऐसे मामलात थे जो हम डिस्कस कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ टाइम हम नहीं उसको समराइज़ कर सके, सम अप कर सके। हम आज के प्रोग्राम में वो भी कोशिश करेंगे। जैसे कि कल जो हम प्रोग्राम कर रहे थे उसमें हमने कोशिश की कि सिंध के जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं उसमें पीपल्स पार्टी की बर्तरी जिस तरह सामने आई है, कराची की मेयरशिप के हवाले से भी जो है वो बातचीत हुई। सईद गनी साहब की तरफ से बयानात सामने आए कि तमाम तर पार्टी से जो है वो मुशावरत की जाएगी, उनसे डिस्कशन, उनसे डायलॉग किया जाएगा मां सिवाय पीटीआई के। तो ये भी एक क्लियर स्टैंड सामने आया। फिर हमने देखा कि किस तरह कराची के जो बल्दियाती इलेक्शन हैं ख़ास तौर पे वहाँ पे तकरीबन सेकंड नंबर जो इस वक्त जो है जमात इस्लामी के पास है और उनकी सीटों का फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं है पीपल्स पार्टी की नशस्तों से। तो ये दोनों मामलात ऐसे मामलात हैं जिसके हवाले से हम फ्यूचर को किसी हद तक प्रेडिक्ट करने में शायद कामयाब हो सकें। तो इस मौजू पर बात करने के लिए आज हम इस प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कोशिश करेंगे कि ये तमाम तर डिस्कशन जो है हम समराइज़ भी करें और अपने इस गिवन टाइम में इसका कोई कंक्लूजन भी निकालें। अभी हम एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ब्रेक के बाद इन्हीं तमाम तर पहलुओं पे बहस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पंजाब असेंबली की तहलील किए जाने के बाद और केपी गवर्नमेंट की तरफ से भी सीएम केपी की तरफ से भी जो आज मंगल के रोज़ का एक हमारे पास डेट आई कि असेंबली तहलील कर दी जाएगी, केपी गवर्नमेंट को भी जो है वो डिसॉल्व किया जाएगा। इस हवाले से
और गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब की तरफ से भी एक ऐसी निशानदेही की गई, ऐसा एक अंदिया दिया गया कि पीटीआई के अरकान जो है वो नेशनल असम्बली में वापस जाएंगे और गालिबन ये भी कोशिश करेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से वहाँ पे एक तहरीक चलाएं कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वो तहरीक अदम एतमाद चलाएं, ताकि इस हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है वो मैक्सिमम गेन हासिल कर सकें। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वारिस रज़ा साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं राना सिकंदर हयात साहब, जो कि रहनुमा नून लीग हैं। हम अपने मेहमानों को भी अपने प्रोग्राम में जो है वो इन करेंगे। सबसे पहले मैं वारिस रज़ा साहब से बात करता हूँ कि सर, इस वक्त जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, जो पंजाब की सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है। जब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 3 नाम सामने आए जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके हवाले से, फिर आज नून लीग की तरफ से भी जो है आज 2 हमजा शहबाज साहब की तरफ से भी जो 2 नाम सामने आए हैं। मोहसिन नकवी साहब का नाम सामने आया और उसके साथ साथ जो है अहद चीमा साहब का नाम सामने आया। तो आप क्या समझते हैं कि ये मामला किस कदर पॉसिबल हैं? क्या कंसेंसस बिल्ड हो पाएगा इन नामों पे? देखिए, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये मामला जो है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ जा रहा है और इसमें टेक्निकली जो है ना नून लीग जो है वो ये चाहती है कि मामला जो है और ज़ाहिर पीटीआई की ये ख्वाहिश होगी कि कोई कंसेंसस बन जाए। तो जाहिर है कि आहत चीमा पर और मोहसिन नकवी पर जो है ना पीटीआई जो है ना एग्री नहीं करेगी। तो नाम खोसा साहब तो खैर अपने तौर से रिटायर ही हो गए एक तरीके से। दीगर 2 नाम जो अपना आईजी साहब थे वो और दीगर दूसरा नाम, तो उस पर जो है ना नून लीग जो है ना यानी समझौता नहीं करेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी एक्सरसाइज जो कर रहे हैं पीटीआई या उनके अलाइड परवेज इलाही, वो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ आ जाए। ठीक। अच्छा, अभी हमारे साथ मौजूद हैं राना सिकंदर हयात साहब। सर, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, कोई किसी इन नामों में से किसी एक नाम पे जो है क्या पॉसिबिलिटी है कि कंसेंसस बिल्ड हो? जिस तरह अभी वारिस साहब कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही, तो ये इलेक्शन कमीशन की तरफ ही मामला जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ जा रहा है मामला फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे शो पे बुलाया। मैं जी आई पर्सनली थिंक कि ये तो अपोजिशन लीडर और आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी नाम पे कंसेंसस करें, और मैं बिकॉज इनमें से कुछ शख्सियात को जानता हूँ और कुछ को मैं इतना पर्सनली नहीं जानता, बट इसमें बिकॉज अब नेशनल असेंबली टूट चुकी है और इसमें सबके फ्यूचर का फैसला होना है और सब ने अवाम के पास जाना है, तो ऑल पार्टी शुड प्ले अ वेरी रिस्पॉन्सिबल रोल, और जो भी पोजीशन के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता हो उसे चूज कर लेना चाहिए। अदरवाइज फिर मेरा ख्याल है नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू द इलेक्शन कमीशन। उसमें फिर सियासतदान अपने हाथ काट के जब दूसरे इदारों को देते हैं, तो मेरा ख्याल है फिर जमहूरियत कमजोर होती है। अब बस क्या डिसीजन लेते हैं इन 5 नामों में से, ये ठीक। अच्छा सर, इस वक्त जो अभी गुज़िश्ता रोज़ भी हमारे सामने इमरान खान साहब की तरफ से जो है एक इशारा दिया गया कि वो अरकान असम्बली जो है पीटीआई के अरकान असम्बली वो वापस जाएंगे असम्बलियों में, और गालिबन वो एक कोशिश करेंगे कि वो प्रेशर बिल्ड करें पीएम के ऊपर, पीएम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें या उनके खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद जो है वो चलाई जाए। तो आप क्या समझते हैं, अभी आज जो है स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज साहब ने 35 अरकान जो पीटीआई के अरकान हैं उनके इस्तीफे भी मंजूर कर लिए हैं, तो आप क्या समझते हैं ये बैलेंस क्रिएट हुआ है कि एक तरफ से प्रेशर जो बिल्ड किया गया था, क्या ये बैलेंस क्रिएट कर पाएगा ये जो अभी का इस्तीफों की मंजूरी का जो एक वाक़या है? जी, मैं समझता हूँ कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल एज पॉलिटिकल वर्कर कि ये सारे इकदाम से बेहतर है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ बैठे और बैठ के इस मुल्क के फ्यूचर के फैसले किए जाए, जिसमें बहुत ज्यादा चीजें एट स्टेक हैं इस टाइम। बट रिगार्डलेस ऑफ द करंट सिनेरियो, अगेन आई विल से
पे जो रेजिग्नेशन है उसकी डेलीगेशन गालिबन जो है हमें डोगर साहब की सरबराही में मिला स्पीकर नेशनल असेंबली को, और 12 तस्दीक कर चुके हैं शाह महमूद कुरैशी साहब भी, और मुतअद्दिद मेंबर्स ऑन फ्लोर, कुछ ने छुट्टियों की दरखास्तें भेजी। जी तो जो ऑनरेबल स्पीकर ने, वो पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी है इस मुल्क के, तो जो उन्होंने मुनासिब समझा होगा उन्होंने वो डिसीजन लिया जी होगा। बट जिस तरह की आप समझते हैं कि ये दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो पॉलिटिक्स ऑब्वियसली इज आल्सो बीइंग प्लेड, आई वुड नॉट डिनाई दैट। जी दैट ट्रू। अच्छा वारिस साहब, क्योंकि आप अभी गुज़िश्ता रोज़ हम बात कर रहे थे जो इस वक्त सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए उसके बाद फिर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने बड़ा डोमिनेट किया ओवरऑल इस तमाम तर जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए उस हवाले से। तो उसके बाद अब जो कराची के हवाले से खास तौर पे, क्योंकि आप का ताल्लुक भी कराची से है, तो रेलेवेंट टू दैट अगर हम बात करें इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है आफ्टर जो भी जितने भी नताइज हमारे सामने आए हैं लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कराची की जो मेयरशिप है वो उसके बारे में क्या इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के हवाले से क्या आप प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी अपना मेयर लाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, टेक्निकली तौर से तो पीपल्स पार्टी जो है ना पूरा जोर लगाएगी कि उनका मेयर आए, और वो सिंपल मेजॉरिटी पार्टी है, लिहाजा जाहिर है कि उनका मेयर ही आना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पॉलिटिकल जो सीनियर जो बन रहा है हमारे यहाँ, वो ये है कि ये गुमान किया जा रहा है कि पीटीआई और जमात इस्लामी शायद के आपस में इत्तेहाद करके और मेयर और डिप्टी मेयर का जो है ना वो जो स्लॉट है वो हासिल कर लें। लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि चूंकि मैं इस वक्त प्रेस क्लब में बैठा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्तों से गुफ्तगू हो रही थी इसी मसले पर, इसमें जो है पीपल्स पार्टी जो है ना वो विन विन पोजीशन में है, और जमात इस्लामी बहुत ही कमज़ोर पोजीशन में है। अगर जमात इस्लामी जो है वो पीटीआई के साथ जाती है तो वो कमज़ोर है, और अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ आती है उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और डिप्टी मेयर के लिए उसको आना पड़ेगा, जो कि उसके लिए जो है ना शायद वो सूद नहीं है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि कराची की सूरत हाल में पीपल्स पार्टी वो यानी तमाम अरकान जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं या नून या तहरीक लब्बैक और 104 पर जाके पहुंच रही। 103 104 का मतलब 12 तो इसमें को बहुत ज्यादा जमात इस्लामी के साथ जमात इस्लामी। अच्छा वारिस साहब की आवाज़ जो है वो गालिबन उसमें कुछ तातुल आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो टेक्निकल फॉल्ट है उसको हम ग्लिच को जो है दूर करें और वापस आते हैं आपकी तरफ। इस वक्त राना साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ एक और बड़ी अहम खबर सामने आई जब चौधरी शुजात साहब ने जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही की जो पार्टी रुकनीत है उसको मअतल किया और शो कॉज नोटिस उनको सर्व किया गया, जो उस बयान पे था कि जिस हवाले से उससे गुज़िश्ता रोज़ यानी गुज़िश्ता रोज़ से पिछले रोज़ जब उनकी तरफ से पार्टी को जम करने की बात सामने आई, इमरान खान साहब ने जो है वो एक इशारा दिया कि काफ लीग को जम कर दिया जाए पीटीआई की तरफ, पीटीआई के अंदर। तो चौधरी साहब ने भी जो है वो खासा जो है उसकी तरफ जो है इज़हार किया। उन्होंने कहा जी कि पार्टी की जो कमेटी है उसका इजलास भी उन्होंने तलब किया है, उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी। मीनवाइल चौधरी शुजात साहब ने जो है वो पार्टी का इजलास तलब किया और सदर होने के नाते उन्होंने एक शो कॉज नोटिस दिया। तो आप क्या समझते हैं पंजाब के हवाले से खास तौर पे इन तमाम तर ये जो सिचुएशन है, ये इस मामले के बाद नून लीग की जो सिचुएशन है उसमें कुछ बेहतरी आएगी या अभी भी जो पलड़ा है वो दूसरी तरफ ही रहेगा? सर अब जो कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं और असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, और अगर चौधरी परवेज इलाही साहब और उनके ग्रुप ने, चौधरी मोहम्मद इलाही साहब के ग्रुप ने इलेक्शन जो है वो बैट के निशान से कंटेस्ट करना है, तो ये वैसे ही रेलेवेंट है क्योंकि वो निकाब लीग से ना मतलब है ना वो, तो वो जम हो जाए ना वो हो जाए, उनके लिए इक्विवेलेंट स्टेटस होना चाहिए। और चौधरी परवेज इलाही साहब प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं उनके, और फेडरल प्रेसिडेंट जो है, नेशनल प्रेसिडेंट जो है उनके वो शुजात साहब हैं, तो आई एम श्योर ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
ठीक, मैं मेरा सवाल जो था मैं उसको थोड़ा सा रिट्रेट करता हूँ, वो इस मकसद से, इस हवाले से था कि हम जर्नलिज्म जब जनरल इलेक्शंस की तरफ जाते हैं और जब फिर पंजाब की बात होती है तो क्या काफ लीग अगर अपनी इस मौजूदा जो उसकी शक्ल है उसको जम कर देती है, या कुछ मामलात यानी कि परवेज़ इलाही साहब, मोनिस इलाही साहब दोनों जो हैं वो अगर काफ लीग के हवाले से अपनी अलहदगी इख्तियार करके बल्ले के ऊपर जो है वो इंतखाबी निशान के ऊपर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या जो पीटीआई का जो इस वक्त वोटर है वो इन लोगों को भी हमला, इन लोगों पे भी क्या वोट करेगा? हाँ, ये तो वो तकरीरें बता सकती हैं जो इमरान खान साहब हमेशा करते रहे परवेज इलाही साहब के बारे में। मैं वो अल्फाज नहीं रिपीट करना चाहता, बट ये सारी चीजें वो तकरीरें बताती हैं जो पिछले 20 साल में मुख्तलिफ टाइम पे इमरान खान साहब ने सारी साहबान के मुतल्लिक कहीं। तो आई थिंक दे आर इनफ एविडेंस कि पीटीआई किन किस बना पे ये सारे डिसीजन ले रही है। ये सिर्फ इक़्तिदार की हवस है और सफर पाकिस्तानी अवाम को करना पड़ रहा है। मेरा ख्याल है कि इन्हें सबको फिर देन अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट मिल बैठ के, नाउ दैट नेक्स्ट इलेक्शंस आर कमिंग, एटलीस्ट सारे बैठ के जो उसके अंदर मजहब शुमारी का इशू आ रहा है व्हिच इज वेरी क्लियर, वो रुकावट बन सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शंस में, बिकॉज आपको पता है कि सेंसस के दौरान इलेक्शन भी नहीं होते जी। और रमजान आ रहा है और काफी इकोनॉमिक कंडीशन जो इस मुल्क की बड़ी अलार्मिंग और वरीइंग है। उन नेशनल कॉजेज की तरफ देखें और सब मिल बैठ के डिसीजन लें। पीटीआई आई थिंक ऑन ग्राउंड इंशाल्लाह जैसे कसूर के अंदर वी हैड 13 आउट ऑफ 15 सीट, 13 में से 15 सीटें हमने जीती और इस दफा हम 15 में से 15 इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। ठीक, बिकॉज वो जो सब चीजें लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमी, सब चीजें सिचुएशन आपके सामने है, वो सब चीजें इवेंचुअली फिर इलेक्शन के अंदर फायर बैक करें। ठीक, तो ऑल द बेस्ट। मेरा ख्याल है कि हम सबको मिलकर इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए सही, और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं करनी चाहिए। दीज आर टू। ठीक। अच्छा, जफर रामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जफर साहब, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पंजाब के हवाले से, फिर केपी के हवाले से, और ख़ास तौर पे जब गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब की तरफ से इशारा हुआ कि वो नेशनल असम्बली को जो है वापसी होगी और वहाँ पे एक तहरीक अदम एतमाद जो है वो पीएम साहब के सामने पेश की जाएगी और उनको एक टफ टाइम दिया जाएगा। इस सारे सिनेरियो में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस जो मौजूदा क्राइसिस का शिकार है, जो कि लीडरशिप क्राइसिस भी है और सियासी तौर पे भी जो अदम इस्तेहकाम है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बजाय इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है हम उसके मुतलाशी हैं, तो आप क्या समझते हैं इस तमाम तो सिनेरियो में पाकिस्तान इकोनॉमिकली कहाँ खड़ा है और आने वाले माह और साल वो कहाँ पाकिस्तान को आप देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से? एक्चुअली इसमें सिचुएशन ऐसी है कि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है, ये सारी डिबेट उस तरफ जा रही है कि आईएमएफ का प्रोग्राम अगर तो जफर पाकिस्तान साहब को हमारे मिलता है। साथ, जफर साहब आप सुन सकते हैं हमें? जी जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। हेलो जी हेलो जी जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अब आप बात कीजिए प्लीज। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आईएमएफ के प्रोग्राम पे सब नजरें लगी हुई हैं कि अगर तो आईएमएफ का प्रोग्राम मिलता है तो पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जिस तरह सऊदी अरब की तरफ से कुछ प्लेजेस किए गए, यूएई की तरफ से कुछ प्लेजेस किए गए, लेकिन वो सारे के सारे कंडीशनल हैं और वो कंडीशनल हैं। अगर आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को प्रोग्राम मिलेगा तो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है इकोनॉमी का उसमें थोड़ी ईज आएगी, थोड़ी आसानी आएगी। लेकिन अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं मिलता तो ये जो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात होगी अगर सऊदी अरब के और यूएई के प्लेजेस पे सिर्फ हम ट्रस्ट करें तो। लेकिन जिस तरह आपने पॉलिटिकल सिचुएशन की बात की है, पॉलिटिकल सिचुएशन में देखिए जो आज के जो रेजिग्नेशन की अप्रूवल है जो नेशनल असेंबली में पीटीआई के 35 मेंबर्स के, ये एक्चुअली अगर हम इसको पॉलिटिकली एनालाइज करें तो ये इमरान खान की विन है। इमरान खान की विन किस तरह के उसने पुश किया है इमरान खान ने गवर्नमेंट को कि वो उस तरफ जाए कि वो रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करे। और अगर दो प्रोविंशियल असेंबलीज में दोनों असेंबलीज नहीं है और उनकी तरफ इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं दो प्रोविंसेज, और फेडरल में 35 मेंबर्स जो हैं उनके भी आगे इलेक्शन की अनाउंस करना पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन को, तो फिर जनरल इलेक्शन भी पास आने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में अगर नेशनल लेवल पे इलेक्शन हो रहे हो, दो प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हो रहे हो, तो एक मेस की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने पैनिक में 35 जो रेजोल्यूशन है जो अप्रूव कर लिए आज मंजूर किए हैं, वो एक तरह से एक पैनिक सिचुएशन है जिसका फायदा फिर इमरान खान को होगा, क्योंकि इमरान खान जो है वो यही तो चाहते हैं कि एक पैनिक की सिचुएशन आए कंट्री में
और हर तरफ इलेक्शन की बात हो, और चाहे वो दिल्ली इलेक्शन की बात हो, चाहे वो प्रोविंशियल इलेक्शन की बात हो, लेकिन हर तरफ एक इलेक्शन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए तो उसमें तो वो कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए इस सिचुएशन में मेरा ख्याल है कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एस्टेब्लिशमेंट इसमें ट्राइज, मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन कोई ऐसी बात जरूर चल रही होगी कि फेडरल गवर्नमेंट को डिस्टर्ब ना किया जाए और प्रोविंसेस में इमरान खान की बात मान ली जाए। तो प्रोविंशियल लेवल पे दोनों सूबों में इमरान खान अपने जो भी कार्ड खेलना चाहते हैं उनको अलाउ किया गया, क्योंकि 186 का जो बैजेट फिगर पंजाब में पूरा हुआ है वो विदाउट रीजन नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि फेडरल गवर्नमेंट इतनी हेल्पलेस हो जाए कि 186 का जो फिगर है वो बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया जाए। और वो मेंबर्स जो बिल्कुल पहले ओपनली कह रहे थे कि वो परवेज इलाही साहब को वोट नहीं देंगे, वो भी वोट देने पर मजबूर हो जाए। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कोई ऐसी कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन डेवलप हो रही है कि जहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज ना करने की बात हो, कि उसको थोड़ा चलने दिया जाए ताकि आईएमएफ के प्रोग्राम, जिस तरह आपने इकोनॉमी की बात की है, जी उस तक पहुंचा जा सके। और ठीक प्रोविंसेस में इमरान खान जो अपना जो कार्ड खेलना चाहते हैं उनको अलाउ किया जा रहा है कि वो अपने कार्ड को खेलें। ठीक है जफर साहब, अभी प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाजरीन और अपनी गुफ्तगू का आगाज यहीं से करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि क्या इस वक्त पॉसिबल है पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि ये तमाम तर रिलेटेड टू इस वक्त की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, अदम इस्तेहकाम है, उस हवाले से। अच्छा वारिस साहब, आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ। बात कर रहे थे आप, जिस तरह आपने जिक्र किया कि आप इस वक्त जो है सहाफ़ती हल्के में बैठे हैं, तो सहाफ़ती हल्के क्या कह रहे हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है पाकिस्तान की, यहाँ पे सियासी तौर पे कोई इस्तेहकाम आने की कोई आपके हवाले से आप क्या समझते हैं, पॉसिबिलिटी नजर आती है आपको? देखिए, इस्तेहकाम जो है ना वो सियासी स्टेबिलिटी के साथ जो है ना नथी, जिसको कहते हैं ना कि तो सियासी इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम करने में हमारे यहाँ जो है वो इमरान खान साहब जो है ना खासे मुतहरिक हैं। तो लिहाजा सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने का जो बुनियादी जो सबब है वो इमरान खान है। हम जो ये समझते हैं, यहाँ जितने भी दोस्त बैठे हुए थे ये यही बात कर रहे थे। और बात दूसरी, देखिए अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना जो है वो असल में शिकस्त की अलामत होती है। और हम ये समझते हैं कि खासतौर से सिंध और कराची के दोस्त के क्योंकि बुनियादी तौर से जो पॉपुलरिज्म का जो एक फिनोमेना डेवलप किया गया था, वो पॉपुलरिज्म जो है ना वो धड़ाम से गिर चुका है। लिहाजा अपने वर्कर्स को मुतहरिक करने के लिए ये कौमी असम्बली में जाने का जो एक शोशा छोड़ा गया है इमरान खान की, और जिस पर आज तहक़ीक़ात भी सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स की सूरत में आए कि वो फर्द के असम्बली का मेंबर ही नहीं है या वक़्त ही नहीं देता या असम्बली में जाने की ख्वाहिश ही नहीं रखता या कानून साजी के अमल में शरीक ही नहीं होता, तो हम जो है ना इंटरटेन क्यों करें उसकी बात। ये चीफ जस्टिस ने कहा है और जस्टिस मंसूर शाह ने भी, तो ये एक आर्मी है और इस आलमी समझना जो है वो के जो सर्किल हैं, सर्किल तो इमरान कहना ठीक चैप्टर ठीक, और वो अब अनपेगा नहीं। ठीक। अच्छा जफर साहब हमारे साथ हैं। जफर साहब, आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो ये तमाम तर गिमिक्स, ये टैक्टिक्स खेले जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात करें तो उनकी एक बड़ी क्लियर जो है वो स्टैंस है और वो बड़ी खासी मुतहरिक भी नज़र आई, उन्होंने रिजल्ट भी दिए। अगर पंजाब की बात करें सिंध के हवाले से, अब इधर पंजाब में आए तो पंजाब में क्योंकि नून लीग का एक गढ़ तस्वुर किया जाता है पंजाब को, लेकिन हमने गुज़िश्ता चंद मौक़ों पर देखा, ख़ास तौर पे जो भी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो भी मामलात हुए और किस तरह उन्होंने वो जो मेजॉरिटी उन्हें चाहिए थी, जो नंबर उन्हें चाहिए थे वो उन्हें मिल गए, उसके बाद वो रीइंस्टेट हुए। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगर कौमी असम्बली की, तो यहाँ पे भी वो मामलात जो जैसा कि वारिस साहब जिक्र कर रहे थे कि ये जो गिमिक्स खेले जा रहे हैं,
बैलेंस क्रिएट करने के लिए या बैलेंस को डीरेल करने के लिए, बजाय इसके कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से इकट्ठे मिलके बैठें, जैसे कि राना साहब ने भी हमें कहा कि सारी पार्टीज मिलके बैठें और पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में बात करें, पाकिस्तान में इस्तेहकाम की बात करें, चाहे वो सियासी इस्तेहकाम हो, चाहे वो मुआशी इस्तेहकाम हो। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये सारी के सारे मामला, क्योंकि अभी मौजूदा तौर पे तो पीटीआई की ही तरफ जो है वो डायरेक्शन जाती है कि इनका जिम्मेदार कौन है, तो आप क्या समझते हैं इस असल जिम्मेदारी क्या किसी एक पार्टी की है, ये तमाम तर पार्टीज की है? देखिए, इसमें एक्चुअली इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना हमें थोड़ी बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो भी पॉलिटिकल सेटअप है, जो पॉलिटिकल पैराडाइम है, इसकी फोर्सेस कौन कौन सी है। तो अगर तो हम सिर्फ पॉलिटिशियंस को रिस्पॉन्सिबल करके अपनी जिम्मेदारी से निजात पा सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि तो बड़ा सिंप्लीफाई करना है इशू को। तो ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल जितने भी डिसऑर्डर है इस वक्त, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है। इसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है, इसमें हमारी जुडिशरी का भी रोल है और इसमें हमारे पॉलिटिशियंस का भी रोल है। अगर हम जस्ट ज्यादा बैक दूर ना जाएं, अगर हम जस्ट 7 ईयर्स 5 ईयर्स बैक चले जाएं, तो हमें वो सारे किरदार जो है, उनके चेहरे जो है हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं कि किस तरह पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी को इंस्टेबिलिटी में कन्वर्ट किया गया। तो वही सिचुएशन जो है, अगर वो प्लेयर जो जो उस इंस्टेबिलिटी के रिस्पॉन्सिबल है, आज भी वही प्लेयर उस इंस्टेबिलिटी के रिस्पॉन्सिबल है, उनके हम चाहे ओपनली नाम लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन जब तक वो प्लेयर्स किसी एक डायमेंशन में अपने स्ट्रेंथ को एक डायमेंशन में नहीं लगाएंगे और वो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा नहीं होगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, और वो इस बात से बेखतर नहीं होंगे कि पब्लिक उस पर क्या कहेगी और किस तरह के उसके रिपरकशंस होंगे, तब तक इस सिचुएशन को किसी भी एंड पर कंक्लूजन पर नहीं लेके जाया जा सकता। क्योंकि इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि पब्लिक प्रेशर की वजह से, जो सोशल मीडिया पे जिस तरह के प्रेशर डेवलप हो रहे हैं, हर अदारा भी डिफेंसिव पोजीशन पे गया हुआ है और तमाम पॉलिटिशियन भी डिफेंसिव पोजीशन पे अच्छा, गए यहाँ हुए हैं। पे मैं क्वेश्चन जो है, आई वांट टू रेज दिस क्वेश्चन, क्योंकि आप बात कर रहे हैं इस वक्त जो मुल्क की जो सूरत हाल है, हम उसी हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि इस बैलेंस को कैसे क्रिएट किया जाए और ये कोशिश की जाए कि ये बैलेंस क्रिएट ना होने की वजह उसको भी आइडेंटिफाई किया जाए। अब आप अदम इस्तेहकाम, जब हम सियासी तौर पे बात करते हैं, तो मुझे लगता है, मेरी ज़ाती जो मुशाहिदे के मुताबिक, तज्ज़िये के मुताबिक, जो अदम इस्तेहकाम है, सियासी हो चाहे मुआशी हो, वो अदम बर्दाश्त से स्टार्ट हुआ है। वो अदम इस्तेहकाम, अगर अदम बर्दाश्त पे अगर हम जोर दें, अगर उसके ऊपर हम फोकस करें, तो आप क्या समझते हैं अदम इस्तेहकाम जो है, क्या अदम बर्दाश्त की जो एक पूरी सूरत हाल डेवलप होगी उसकी वजह से तो नहीं है? एक्चुअली अदम बर्दाश्त को पहले हमें ना डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मसला ये कि अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा मजीद डिफाइन करता हूं कि जो सियासी तौर पे अदम बर्दाश्त है, जिस तरह भी गुज़िश्ता रोज जो है वो शहबाज शरीफ साहब के जो फर्जंद हैं, सलमान शहबाज की तरफ से भी एक बयान आया, हालांकि वो उनके अपने ही पार्टी के कुछ एक्स जो है वो ट्रेजरी मिनिस्टर्स रहे हैं, उनके हवाले से कि गुज़िश्ता जो ट्रेजरी मिनिस्टर्स थे या वजारत खजाना से जो ताल्लुक रखने वाले लोग थे, वो जोकर्स थे। अब आप क्या समझते हैं, ये आप अगर इख्तलाफ रखते हैं तो ये ऐसा अदम बर्दाश्त का एक मादा आ गया है हमारे ओवरऑल, चाहे वो सियासी तौर पे हो, चाहे वो हमारे माशरती तौर पे भी अगर हम देखें, तो हम लोगों के अंदर ओवरऑल एक डोमिनेंस है अदम इस्तेहकाम की, नहीं अदम बर्दाश्त की। मैं उस तरफ आइडेंटिफाई कर रहा था इसको। बिल्कुल आपने ठीक तरफ पॉइंट आउट किया है, लेकिन इस चीज को आप देखें कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो अपनी पूरी इनपुट भी नहीं दे रहे। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो PMLN है, उसके तमाम मेन लीडर्स इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है। अगर हमजा शहबाज को देखें तो उनका वो एज ए अपोजिशन लीडर पंजाब, उनका एक रोल बनता है कि नेक्स्ट जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसमें उनकी इनपुट चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो मलिक अहमद खान को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं। यानी एक अपोजिशन लीडर जो है वो अपनी एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, और वो एक नुमाइंदे को आगे करके तो पॉलिटिकल जो नेक्स्ट केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बन रहा है। अगर हम नवाज शरीफ साहब की बात करें, वो एक बड़े पॉलिटिकल लीडर थे और पॉपुलर लीडर है। अगर पब्लिक में उनकी रूट्स है, वो लास्ट 40 ईयर से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में आए तो लोगों का एक ट्रस्ट डेवलप होगा, सिस्टम पे ट्रस्ट डेवलप होगा कि लोग उस सिस्टम पे को ओन करेंगे कि हमारे पॉलिटिकल लीडर जो है वो पाकिस्तान में उस सिस्टम को ओन कर रहे हैं और उस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं। अगर ठीक है, थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। जफर रामे साहब, राना सिकंदर हयात साहब,
वारिस अली साहब, मैं तीनों का आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसको समराइज़ करके आपके सामने रखे। इस वक्त मेरे राय के मुताबिक, मेरे तजज़िये के मुताबिक जो मौजूदा सूरत हाल है और जो इस्तेहकाम ना होने की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो मौशी तौर पर हो, चाहे वो सियासी तौर पर हो, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं उस अदम बर्दाश्त के मादे से बनता है और जुड़ता है, जहाँ पे हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में जो एक अदम बर्दाश्त सियासी तौर पे इख्तलाफ राय रखने के हवाले से अगर बात की जाए तो एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, एक दूसरे की ज़ातियात पे जाना, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करना और उनको बम्बार करना जो है हम लोगों ने एक वतीरा बना लिया है, जिसकी वजह से ये अदम बर्दाश्त और अदम इस्तेहकाम हुआ। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।